टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है दैट इज प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोयन के क्रोयन से हम किस तरह बच सकते हैं। फर्स्ट तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार क्रोयन से हमें बचना क्यों चाहिए, इससे क्या नुकसान हो रहा है। फर्स्ट हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से क्रोयन से बच सकते हैं। फर्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या है। अमाउंट ऑफ आयरन डिस्ट्रॉयड ईच ईयर बाय क्रोयन इज इक्वल टू अबाउट 1/4 ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन। यानी कि जितना एक साल में लोहा बन रहा है उसका 1/4 क्या होता है क्रोयन की वजह से डिस्ट्रॉय होता है। एक साल में जितना लोहा बनाया जाता है उसका 1/4 क्रोयन की वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। Hence, necessary to prevent such a damaging process and avoid this loss। तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी न किसी तरह से इस लॉस को क्या कर सके, कम कर सके, ताकि हम लोहे को बचा सकें। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम किस तरह से इस लॉस से बच सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रिवेंशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो फर्स्ट है अगर बाय कोटिंग विद ऑयल। अगर कोई मेटल हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक मेटल है, अगर हम इसके ऊपर क्या कर दें, ऑयल की तह चढ़ा दें, यहाँ हम क्या कर दें, पेंट लगा दें। वर्निश कहते हैं रंग रोगन को, अगर हम इसके ऊपर रंग या रोगन चढ़ा दें। एनेमल कहते हैं ग्लासी सब्सटेंस है जो कि कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हम अपना कर क्या कर सकते हैं, लोहे को जो है किसी से बचा सकते हैं, क्रोयन से बचा सकते हैं। दूसरा अलॉइंग विद मेटल्स। अगर हम दूसरे मेटल्स को साथ इसको क्या करते हैं, अलाई करते हैं। अलाई की होती है दो मेटल्स का मोल्टन फॉर्म में मिक्स। मोल्टन फॉर्म के अंदर अगर हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, अलाई बन जाता है। अगर हम आयरन का किसी दूसरे मेटल के साथ क्या बना दें, अलाई बना दें, तो उससे भी हम उसको क्रोजन से बचा सकते हैं। और लास्ट में जो तीसरा है, कोटिंग अ मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल। कि अगर हम एक जो मेटल है उसके ऊपर पतली सी तह किसी और मेटल की चढ़ा दें, जिस तरह ये आयरन है, अगर इसके ऊपर हम पतली सी तह टिन की या किसी और मेटल की चढ़ा देते हैं, इससे ये क्रोजन से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। टिन कोटिंग। टिन कोटिंग के अंदर, या इसको कैथोड कोटिंग कहते हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम आयरन को क्रोजन से किस तरह बचा सकते हैं उसके ऊपर टिन को कोट करके। पहले इसका हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक हम आयरन का हमारे पास पीस मौजूद है और दूसरा हमने क्या लेना है, एक सोल्यूशन ले लेना है मोल्टन टिन का। ये हमारे पास आयरन का पीस, और इसके अंदर हमने क्या लिया, मोल्टन टिन लिया। मोल्टन, हम क्या करेंगे कि इस आयरन के टुकड़े को इस मोल्टन टिन के अंदर क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, आयरन का एक पीस लिया। दूसरा क्या लिया हमने, मोल्टन टिन, और आयरन को किसके अंदर डिप कर दिया, इस मोल्टन जो सोल्यूशन है टिन को उसके अंदर डिप कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या लिया कि दो रूलर्स हैं, एक इस तरफ मूव कर रहा है, दूसरा इस तरफ मूव। तो जो हमने आयरन का पीस इस मोल्टन टिन के अंदर डाला था, इसको बाहर निकाल के हम क्या कर देना, इन रूलर्स के दरमियान दे देंगे। इससे क्या होगा, जो टिन इसके ऊपर चढ़ा था वो क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमें टुकड़ा मिलेगा, ये आयरन का ही पीस है, लेकिन ये अब प्लेटेड आयरन है, यानी कि इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। प्लेटेड आयरन या फिर इसके हम कोटेड आयरन भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। किस चीज की कोटिंग हो चुकी है, टिन की कोटिंग हो चुकी है। इस तरह से टिन की तह जो है वो चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर। तो हम इसको रीड भी कर देते हैं कि क्या इसके बारे में लिखा होगा। प्रोसेस क्या होगा, डिपिंग द क्लीन शीट ऑफ आयरन, कि हमने साफ शीट जो है वो आयरन की लेनी है, इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन, मोल्टन हालत में लेना टिन को, उसके अंदर उसको डाल देना है, एंड पासिंग इट थ्रू द हॉट रोलर्स, फिर हमें इसको रोलर्स के दरमियान से गुजारना है। तो उसके बाद जो हमें आयरन मिलेगा वो कैसा होगा, प्लेटेड होगा या फिर कोटेड आयरन होगा। नेक्स्ट इसके यूजेस है। तो यूजेस अगर हम देखें कोटिंग की, तो टिन कैन्स में
यानी जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। ऑयल कंटेनर्स एंड अदर सिमिलर आर्टिकल्स, और जो ऑयल कंटेनर्स यानी कि घी वगैरह इनके अंदर पैक किया होता है, तो उन कंटेनर्स को भी जो है क्या किया जाता है, टिन से कोटिंग की जाती है। इसके अलावा टिन इटसेल्फ इज वेरी स्टेबल, टिन जो है खुद बहुत स्टेबल होता है एंड प्रोटेक्ट एफिशिएंटली एज लॉन्ग एज इट्स कोटिंग इज इंटैक्ट ऑन आयरन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये टिन की कोटिंग हुई पड़ी आयरन के ऊपर, तो तब तक ये खुद स्टेबल है, तब तक हिफाजत करता है जब तक की कोटिंग यहाँ से डैमेज नहीं होती। लेकिन फॉर एग्जांपल कि यहाँ से अगर कोटिंग डैमेज होगी तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर कोटिंग जो है वो डैमेज हो जाती है, जो टिन की कोटिंग हमने की हुई थी वो डैमेज हो जाती है, उससे क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो क्या आता है, कॉन्टैक्ट में आता है और एक गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है। अब दो मेटल हमारे पास मौजूद हैं, तो ये बात हमने पढ़ी थी कि जब भी दो मेटल्स मौजूद हों, ठीक है, और मॉइस्चर उनके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो एक गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें दो मेटल है, एक जो है एनोड के तौर पे काम करेगा, दूसरा कैथोड के तौर पे। जो मेटल दोनों में ज्यादा रिएक्टिव होता है वो किसके तौर पे काम करेगा? एनोड के तौर पे काम करेगा। तो आयरन जो है इसमें किसके तौर पे काम करेगा? एनोड के तौर पे काम करेगा। और टीन जो है वो किसके तौर पे काम करेगा? कैथोड के तौर पे, क्योंकि आयरन से क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। अब जो चीज एनोड के तौर पे काम करेगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? लॉस करेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो हमारे पास Fe3 आयंस बन जाएगी। और नेक्स्ट क्या होगा सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि H प्लस आयन भी है और कौन कौन सा आयन? OH आयन भी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं Fe3 से वो किसको मिलते हैं? H को, और ये H2 की फॉर्म में क्या रहता है? रिलीज हो जाता है। और Fe3 प्लस आयन और साथ में OH आयन जो है ये क्या बनाते होते हैं? FeOH ट्राइस बनाते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम आयरन, आयरन से किसकी तरफ आते हैं? वो टिन की तरफ आते हैं। दे डिस्चार्ज H प्लस के, वो जो H आयन हाइड्रोजन आयन है उसे क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं, यहाँ से H2 बन के निकलेगी, लीविंग बिहाइंड OH आयन। पीछे कौन से आयन बन जाते हैं? OH आयन बच जाते हैं। ये OH आयन क्या करते हैं? Fe3 प्लस से क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे एंड फॉर्म्स FeOH थ्राइस। तो क्या बनाएंगे? FeOH थ्राइस बनाएंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्लेटेड आयरन रस्टेड मोर रैपिडली व्हेन कोटिंग इज डैमेज्ड देन नॉन प्लेटेड। कि अगर हमारे पास एक आयरन पड़ा हुआ है, इसकी क्या होगी? क्रोजन हो सकती है। दूसरे हमारे पास एक और आयरन रखा पड़ा हुआ है, ये प्लेटेड है, इसके ऊपर टिन की कोटिंग चढ़ी, तो दोनों के मुकाबले में जो प्लेटेड आयरन है इसकी क्रोजन जल्दी होगी, क्योंकि इस पे क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश होता है। देखिए हम क्या हुआ कि कोटिंग जो है यहाँ पे अगर डैमेज होती है, तो कोटिंग के डैमेज होने से जो मॉइस्चर है वो मेटल्स के क्या आता है? कॉन्टैक्ट में आता है। यहाँ पे क्योंकि दो मेटल मौजूद है, एक तो टिन है दूसरा आयरन, दोनों में से एक मेटल जो है वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, दूसरा एनोड के तौर पे। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो एनोड के तौर पे काम करेगा, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड के तौर पे काम करेगा। और जो लेस रिएक्टिव जैसे कि टिन है किसके तौर पे काम करेगा? कैथोड के तौर पे। अब इस वजह से क्योंकि टिन यहाँ पे कैथोड के तौर पे काम कर रहा है, जिसको हम कैथोड कोटिंग भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से होगा? आयरन से टिन की तरफ। तो ये जो आयरन है ये तीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है टिन की तरफ मूव करेंगे, और टिन यानी कैथोड के ऊपर जो H प्लस आयन है ये H2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और OH भी पीछे बच जाएगा, वो मिलकर क्या बना देगा? FeOH3। तो रीजन हमने ये नतीजा है वो क्या निकाला है कि जो प्लेटेड आयरन है वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी इसको जंग लग जाता है उसके मुकाबले में जिसकी हमने कोटिंग नहीं की होती। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे पास ये वाला जो आयरन है इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, अब क्योंकि कोटिंग नहीं है तो गैल्वेनिक सेल बनने के चांस भी कम होंगे, क्योंकि कोई दूसरा मेटल जो है वो कैथोड की तरफ पैक करने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन जिसकी हमने कोटिंग की हुई है तो हल्की सी भी डैमेज होगी, यहाँ पे जल्दी से गैल्वेनिक सेल बन जाएगा और क्रोजन जो है बहुत तेज हो जाएगी।